सत्यम साइंस जोन। कल हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा था माइक्रोट्यूब्यूली तक। आज हम लोग इसको कवर करेंगे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हम जानते हैं, हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म किसका बात कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म किसके थ्रू होता है, या फिर चैनल या फिर कैरियर के थ्रू होता है, ठीक है। किस किस तरह का ट्रांसपोर्ट होता है वो हम लोग देखेंगे। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मेन हमारा क्या है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए परमिबिलिटी बहुत जरूरी होती है। परमिशन, किसको आने का अलाउड है, किसको आने का अलाउड नहीं है। जैसे सिलेक्टिव परमिएबल है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिव परमिएबल है, किसी किसी को ही एंट्री देता है। Permeability of such substance dependent on the lipid solubility and not on molecular size। तो ये डिपेंड करता है कि लिपिड का सॉल्युबिलिटी कितना है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि हमारा जो लिपिड बाइलेयर, मतलब हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर से बना हुआ है। तो ये लिपिड से बना हुआ है। हाँ, बहुत ही माइक्रो साइज के अगर कुछ एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो डायरेक्टली इंटर कर जाते हैं। हम लोग बताएंगे किस मेथड से जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पर क्या है कि लिपिड सॉल्युबल होने चाहिए। अगर सिंपल डिफ्यूजन करना है तो लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लार्ज मॉलिक्यूल अंदर नहीं आ सकता। जैसे कि हमारा ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेटाबॉलिज्म में पार्ट लेता है, हमें एटीपी प्रोवाइड करता है। तो वो पहले अंदर आता है सेल का, उसके बाद प्रोसेस होकर एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो परमिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, वाटर सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि हमारा जो लिपिड बाई लेयर है, ऊपर का जो लेयर है वो वाटर लविंग है, नीचे मतलब उसका टेल रीजन, तो ये जो हेड रीजन है ये वाटर लविंग होता है, और जो टेल रीजन होता है वो वाटर हेटिंग होता है। मैंने आपको बताया है ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है और ये स्ट्रक्चर्स में क्या क्या होते हैं, मैंने आपको मेम्ब्रेन की क्लास में अच्छे से बताया है, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल का मतलब यहाँ पे क्या है, वाटर सॉल्युबल तो डायरेक्टली वो तो क्रॉस लिंक कर पाएगा, ठीक है। बल्कि हमारा हेड जो है, बल्कि हमारा हेड वाटर लविंग है, लेकिन इसका टेल भी तो है, और हमारा जो लेयर है वो बाई लेयर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इधर वाटर रह सकता है हेड में, इधर वाटर रह सकता है, बट ये साइड में वाटर नहीं रह सकता, ठीक है। इसलिए वाटर सॉल्युबल जो कंपाउंड्स होंगे वो डायरेक्टली नहीं आएंगे, वो अगर आएंगे तो वो या फिर चैनल या फिर कैरियर के थ्रू आएंगे, ठीक है। वो हमेशा कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट से एंट्री करेंगे। वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन withhold अनवांटेड मॉलिक्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो अनवांटेड है जैसे कि बैक्टीरिया वायरसेस भी हो गए, बल्कि बैक्टीरिया वायरस अपने आप को इतना अडेप्ट कर लिए हैं कि किस तरह से उन्हें मिमिक्री करके हमारे सेल के अंदर घुस जाते हैं, एंट्री कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारा ऐसा केस, मतलब हमेशा ऐसा होता है कि जो अनवांटेड है, जिसका कोई ज़रूरत नहीं है, जो हार्म करने के लिए आया है, उसको बाहर ही रखा जाता है, ठीक है। ये हमारे मेम्ब्रेन की बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, वो भी हम देखेंगे एबीसी ट्रांसपोर्ट है। पहले हम लोग पैसिव को डिस्कस करते हैं। पैसिव में दो तरह का होता है, सिंपल एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट हमारा दो तरह का होगा, पहला हो गया एक्टिव, ठीक है, और हो गया फिर पैसिव। पैसिव में फिर दो है, ठीक है, एक सिंपल डिफ्यूजन और फिर फैसिलिटेटेड ठीक है। तो ये दो पार्ट्स हैं ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैंने बताया सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, आयन चैनल्स भी इसी के ही पार्ट है। एक्टिव में ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, पंप्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप दैट कैन ड्राइव मॉलिक्यूल अगेंस्ट द ग्रेडियंट यूजिंग एनर्जी। ट्रांसपोर्ट समझने से पहले आपको ग्रेडियंट समझना होगा। हमारा ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट कैसे, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। कोई मॉलिक्यूल, कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बाहर में ज़्यादा है
और अंदर में कम है, ठीक है। सेम मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, ठीक है। बाहर में ज़्यादा है, अंदर में कम है। इससे क्या है कि ये एक ग्रेडियंट बनाता है, एक कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट बनाता है। पहले ये हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, उसके बाद ये लो कॉन्सेंट्रेशन, ये सबको मिला के हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दोनों के एक आउटर सरफेस में कितना मॉलिक्यूल है, इनर सरफेस में कितना मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो दोनों को मिला के हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं। तो ग्रेडियंट यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये आपको समझिए। ज़्यादातर जो हम लोग पढ़ेंगे पैसिव में, पैसिव में जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है विथ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या है कि जो बाहर में ज़्यादा मॉलिक्यूल है तो वो अंदर आएगा, ठीक है, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें अगेंस्ट होता है, मतलब अगर मॉलिक्यूल अंदर में कम भी है फिर भी ये बाहर जाएगा, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। सॉल्यूट्स एंड गैसेस, सिंपल डिफिनेशन में आते हैं। सॉल्यूट्स एंड गैसेस एंटर इनटू सेल पैसिवली, डायरेक्टली वो एंट्री करता है, बहुत ही, क्योंकि सॉल्युबल है वो इजीली लिपिड में तो एंट्री कर जाता है। गैसेस भी ड्रिवन बाय कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जो मैंने आपको बताया कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है वो भी आपको समझ में आया। अकर्स फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वो मैंने आपको बताया कैसे हाई से लो की तरफ मॉलिक्यूल आता है। रेट ऑफ एंट्री प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द मेम्ब्रेन। ये आपको नोट डाउन करना है कि रेट ऑफ एंट्री, कि कितना एंट्री होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि उसका सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्यूट का, ठीक है, वो सॉल्यूट कितना जल्दी सॉल्युबल है और उससे पास कर सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, लिपिड बाइलेयर से क्रॉस कर सकता है। डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी, वेरी स्लो प्रोसेस, ये प्रोसेस स्लो है, ठीक है। फैसिलिटी डिवीजन में आता है कि यहाँ पे कैरियर या फिर चैनल का जरूरत पड़ता है हमें, ठीक है। कैरियर मीडिएटेड प्रोसेस, कैरियर मैकेनिज्म कुड बी सैचुरेटेड सिमिलर टू Vmax ऑफ एंजाइम। अब Vmax ऑफ एंजाइम मैं आपको नेक्स्ट मतलब आगे की क्लासेस में बताऊंगी। स्ट्रक्चरली सिमिलर सॉल्यूट कैन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट सॉल्यूट एंट्री। जो स्ट्रक्चर्स जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वायरस मिमिक्री करते हैं, बैक्टीरिया का जो सरफेस रिसेप्टर्स होता है वो मिमिक्री करता है एंट्री करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि उसकी वजह से जो एंट्री है वो स्टॉप हो जाए। कैन ऑपरेट बाई डायरेक्शनली, मतलब एक ही टाइम, जब मैं आपको कल क्लास में बताया था कि सिम्पोर्ट या एंटीपोर्ट, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों डायरेक्शन पे ये काम कर रहा है, चाहे वो सिम्पोर्ट हो गया चाहे वो एंटीपोर्ट हो गया। Does not require energy, यहाँ पे भी कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, बट रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोर देन सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पे बहुत फास्ट, मतलब बहुत फास्ट पे नहीं, मतलब मीडियम लेवल पे जो रेट है ट्रांसमिशन का वो होता है। डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये है कैरियर मॉलिक्यूल, जैसे कि क्या है, मान लीजिए ये इस तरह से कैरी पकड़ा, उसको कैरी किया और इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, क्योंकि ये प्रोटीन है, प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि आप जो यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से, पहले वो जो सब्सटेंस है उसको पहले लेगा और उसके बाद कॉन्फॉर्मेशन चेंज करेगा, इस तरह से उसको छोड़ देगा इनसाइड द सेल। तो यही कर रहा है, देखिए यहाँ पे ये लगता है, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक है, और उसके बाद ये जस्ट अपना कॉन्फॉर्मेशन चेंज करके मॉलिक्यूल को अंदर ले आ रहा है। तो ये हो गया हमारा पैसिव डिफ्यूजन। कैरियर मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन टू स्टेट्स, पिंग एंड पॉन्ग स्टेट। पिंग पॉन्ग स्टेट में जो मैंने आपको बताया, पिंग पॉन्ग स्टेट एक्टिव साइट एक्सपोज टू आउटर साइड, पहले ऐसे खुला रहेगा वो, उस एक्टिव साइट खुला हुआ है, उसमें आपके जो मॉलिक्यूल है जिसको जाना है, ठीक है, वो उसमें जाके लग जाएगा, ठीक है। और पॉन्ग पिंग साइट क्या है, एक्टिव साइट फेस इंटरफेयर, वो इस तरह से कॉन्फॉर्मेशन चेंज करेगा, रिलीजेस सॉल्यूट मॉलिक्यूल इनटू द सेल।
रिवर्ट्स प्रोटीन बैक टू पॉन्ग स्टेट, वापस से जब वो उसको कर दिया, मतलब एंट्री करवा दिया, तो वो वापस से इस शेप में आ जाएगा, उसको कहते हैं पिंग पॉन्ग स्टेट। ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स इसी तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक्वापोरियंस में आते हैं, एग्जांपल है दे आर वाटर चैनल दैट सर्व अ सेलेक्टिव पोर्स थ्रू व्हिच वाटर क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स। एक्वापोरियंस यहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, ये याद रखिएगा। डिजीज सच एज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस इज ड्यू टू इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ दिस चैनल। अगर एक्वापोरियंस खराब हो जाता है तो डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। Channelopathies are a group of disorders that result from the abnormalities in the protein forming the iron pores of the channel। तो ये सब चैनल का सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर डिजीज इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे चैनल सोडियम चैनल हमारा वर्क ही नहीं कर रहा है, तो कैसे सोडियम अंदर रहेगा। हमारे बॉडी में आयंस का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रीस्टोर करता है। हम लोग कंडक्टर हैं, वी आर कंडक्टर। हम लोग कंडक्टर कैसे हैं, हम लोग में वायरिंग तो है नहीं, हम लोग में चार्जेस है, ठीक है। सोडियम है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्लोरीन है, बाइकार्बोनेट है, ठीक है। तो यही सब जो आयंस है यही हमारे बॉडी को चार्ज रखते हैं। तो सोडियम चैनल जो है और क्लोराइड चैनल जो है ये बंद है। सोडियम जो पॉजिटिव को करता है, ठीक है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, क्लोराइड चैनल बंद हो जाता है, ठीक है, और सोडियम चैनल ये लीडीज सिंड्रोम है। तो ये पार्ट आपको याद रखना होगा। एंड पीरियोडिक पैरालिसिस में पोटेशियम चैनल बंद हो जाता है, ये फंक्शनल नहीं हो पाता। ऑफ कोर्स ये जो चैनल्स है उसके लिए हमारा जीन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये सब प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स हमारा कहाँ से आता है, तो हमारा डीएनए से आता है। डीएनए में पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, तभी ये सारे चैनल्स बनेंगे। तो हो सकता है जेनेटिक डिफेक्ट भी किसी को, उसकी वजह से ये चैनल्स सही से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। वाटर चैनल और एक्वापोरियंस, मैंने आपको बताया वाटर जो हम लोग ऑस्मोसिस में पढ़ते हैं, वाटर कभी यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं देखते, हम लोग यहाँ पे देखते हैं वाटर का कितना पार्ट है, ठीक है। हाई वाटर कंटेंट, ठीक है, हाई वाटर कंटेंट देखते हैं कि बाहर में कितना वाटर है, अंदर में कितना वाटर है। हमारा जो सेल है वो आइसोटोनिक है, आप जानते हो जितना बाहर में वाटर है उतना अंदर में भी वाटर होता है, आइसोटोनिक है हमारा सेल। तो मान लीजिए ऐसा हुआ कि नीचे अंदर सेल के अंदर पानी की कमी होगी, तो बाहर से पानी अंदर आएगा, ठीक है। आयन चैनल्स पे आते हैं, जैसे अभी जस्ट मैंने आपको बताया आयन चैनल्स का क्या है, इतना बड़ा रोल है। ये हमारे अंदर जो कंडक्टिविटी है सारे चीज़ को कंट्रोल करता है। हमारे सेल में चार्जेस है, ड्यू टू दिस ओनली हमारे सेल में बाहर में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और अंदर में नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसका बहुत बड़ा रोल है रिप्रोडक्शन में, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इसमें स्पर्म एंट्री करता है, जैसे ही उसका एक्रोसोम सरफेस से टच करता है एग का जोना प्लेसिडा से, तुरंत ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरा और कोई स्पर्म आके एंट्री नहीं कर पाता। कैसे कोई एक ही स्पर्म मतलब बिलियंस ऑफ सेल्स में कोई एक ही सेल्स जाके फर्टिलाइज करता है, जो सबसे पहले पहुंचता है उसका जो एक्रोसोम होता है, जैसे ही वो जोना प्लेसिडा को छूता है, जस्ट टच करता है, तो ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है चेंज आता है, बाहर में माइनस जाता है और बाहर में अंदर में प्लस हो जाता है। इस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जाता है दूसरे स्पर्म्स को एंट्री करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आयन चैनल्स। और क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ठीक है, ये सब के सेलेक्टिव आयन कंडक्टेंस पोर स्पैन दी मेम्ब्रेन, पूरा मेम्ब्रेन में वो धंसा हुआ रहेगा, पूरी तरह से एम्बेडेड रहेगा। 3 स्टेट्स ओपन, क्लोज, इनएक्टिवेटेड। 3 इसका स्टेट होगा, ओपन हो सकता है, ओपन कोई एंजाइम्स मतलब लाइगेंड की वजह से भी होता है, ठीक है, क्लोज भी हो सकता है या फिर वो इनएक्टिवेटेड हो सकता है। इंपॉर्टेंट फॉर नर्व कंडक्शन, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन एंड सिक्रीशन ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस व्हिच इज हार्मोन, एंजाइम
एंजाइम्स, ये है बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंसेस। आयन चैनल्स देखिए, ये क्लोज्ड है, ये ओपन है और ये इनएक्टिव है, ठीक है, ये वर्क नहीं कर रहा है। तो इस तरह से ये चैनल्स पार्ट मतलब दिखते हैं। डायरेक्टली ओपन है, मॉलिक्यूल जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है हमारा वो एंट्री कर रहा है। Salient features of ion channels, they are very important. They are transferrin proteins, selective transfer of one particular ion, one particular ion को, क्योंकि उसको मेंटेन पोटेंशियल को मेंटेन करना है, तो वो सेलेक्टिवली एंट्री करवाता है कि कौन सा चार्ज अंदर आना चाहिए। Regulation of activity is done by voltage gated, ligand gated और mechanically gated processes। अभी जस्ट मैंने आपको बताया ligand पहले लगता है उस रिसेप्टर पे, मतलब उस चैनल पे, तब वो एक्टिवेट होगा, तब वो ओपन होता है और फिर अलाउ होता है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो वो हो सकता है ligand gated या voltage gated, उसको वैसा चार्ज मिला तो voltage gated। Different channels are available for sodium, potassium, calcium, chlorine। Transport through the channel is very quick, यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत ही क्विक होता है। Cation conductive generally remain closed but in response to stimulus, जब स्टिमुलस आता है, मैसेज आता है, तब ये एक्टिवेट होते हैं, तब वो अलाउ करते हैं रैपिड इनफ्लक्स ऑफ आयन, ठीक है। इसलिए इसका नाम है गेट की तरह, जैसे इस रूम में कोई और नहीं आ सकता, मैं जिसे अलाउ करूँगी ठीक है तुम आओ, वही आ सकता है, वैसे ये गेट है। Based on nature of stimuli that trigger opening of gate known as voltage gated and ligand gated, मतलब उसको स्टिमुली पहले मिलता है तब वो ओपन होता है, ठीक है। तो वो स्टिमुली वोल्टेज मतलब वो इलेक्ट्रिकल स्पार्क हो सकता है या फिर लाइगेंड्स हो सकते हैं, कोई सबस्ट्रेट हो सकते हैं। वोल्टेज गेटेड ओपनड बाय मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन, मेम्ब्रेन का पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन होता है, उसके वजह से वोल्टेज गेटेड, जिसके वजह से प्रेशर बढ़ता है और चैनल हमारा खुलता है। लाइगेंड गेटेड ओपनड बाय बाइंडिंग ऑफ इफेक्टर्स, ये इफेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, ये इफेक्टर हमारे सबस्ट्रेट हो सकते हैं, लाइगेंड हो सकते हैं, ठीक है। कोई इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इसी में वोल्टेज गेटेड नहीं है वो, ठीक है। तो ये वोल्टेज गेटेड, मैंने आपको बताया बाहर में पॉजिटिव चार्ज, अंदर में नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये वोल्टेज गेटेड है बट ये क्लोज है, जैसे ही इसको स्पार्क मिला ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज गेटेड और ये लाइगेंड है, जब तक इसमें नहीं लगेगा सबस्ट्रेट तब तक इसका कॉन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होगा, जैसे ही लगा कॉन्फॉर्मेशन चेंज हुआ और ये ओपन हो गया। होप यहाँ तक कि आपको क्लियर है, ठीक है। Have 4 to 6 हाइड्रोफोबिक ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट, मैंने आपको बताया ये इस तरह से मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं। ये हेलिक्स है जो कि सपोर्ट करता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 to 6 हाइड्रोफोबिक ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट्स हो सकते हैं, मतलब वो मेम्ब्रेन में धसे हुए हो सकते हैं। एंड द फॉलोइंग प्रॉपर्टी आयन सेलेक्टिविटी, बहुत ही ध्यान से किसी आयन का एंट्री होता है यहाँ पर, ठीक है। चेंज ऑफ अमाइनो एसिड्स कैन चेंज सोडियम चैनल टू पोटेशियम चैनल, वोल्टेज सेंसिटिविटी, इनएक्टिवेशन भी हो सकता है, ठीक है। लाइगेंड गेटेड चैनल्स में आते हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, जो सबसे ज़्यादा फेमस है। एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर में आपने पढ़ा होगा, नर्व कंडक्शन में आपने पढ़ा होगा। कैल्शियम चैनल एंड हेमिलोजेनिक, ठीक है। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, इसको आप याद रखें। एसिटाइल कोलिन में आते हैं, एसिटाइल कोलिन जाकर न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, नर्व इम्पल्सेस को एक से दूसरी जगह पे पहुंचाता है, ठीक है। एक्सटीरियर पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोसोल, दिस इज द गेट, और जब एसिटाइल कोलिन आएगा, ठीक है, वो आके बाइंड करेगा, चार्ज बियर करके वो आता है और वो एंट्री करता है। हमारे नर्व सेल्स में इसका ट्रांसपोर्टर होता है, अब जाते हैं साइनेप्स हमने पढ़ा होगा कैसे प्री सिनेप्टिक इवेंट जो है और पोस्ट सिनेप्टिक इवेंट कंडक्ट होता है साइनेप्स के बीच में, दोनों एक दूसरे को मतलब जो हमारा प्री सिनेप्टिक है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है एसिटाइल कोलिन के फॉर्म में, और एसिटाइल कोलिन जो पोस्ट सिनेप्टिक मतलब जो नेक्स्ट वाला हमारा न्यूरॉन है उसमें जाके वो लगता है, ठीक है। उस जंक्शन को हम साइनेप्स कहते हैं।
Acetylcholine receptor is the best example for ligand-mediated channel. It is present in postsynaptic membrane, जैसे मैंने आपको समझा रही थी, postsynaptic membrane में प्रेजेंट होता है. It has 5 subunits, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है. जो हमारा acetylcholine का रिसेप्टर है उसका 5 सबयूनिट होता है, consisting of acetylcholine binding site and the ion channels. Acetylcholine released from the presynaptic region, मैंने आपको बताया acetylcholine as a messenger वो रिलीज होता है presynaptic से, जाता कहाँ है, postsynaptic, ठीक है. Binds with the receptor of the postsynaptic region, which triggers the opening of the channel and influx of sodium, ठीक है. सोडियम का ट्रांसपोर्ट के लिए ये यूज होता है. This generates an action potential in the postsynaptic nerves. आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्स, हमारा जो रिफ्लेक्स आर्क होता है, ठीक है. हमारा जो इनवॉलेंट्री एक्शन, अचानक से हमें कुछ गर्म चीज़ छू दिया हमने या फिर करंट लग गया हमें तो हम तुरंत उसको हटाते हैं. रिफ्लेक्स एक्शन हमारा इसी पे ही बेस्ड होता है, ठीक है. हाँ देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो, ये दूसरा है, ये फर्स्ट न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है. और ये दूसरे का डेंड्राइट्स है, ठीक है. इस तरह से ये एसिटाइलकोलिन देखिए रिलीज हो रहा है, ठीक है. एसिटाइलकोलिन वेसिकल्स के थ्रू रिलीज हो रहा है. पोस्ट सिनाप्टिक जो नेक्स्ट वाला न्यूरॉन है उसमें क्या है, रिसेप्टर है जो इसको रिसीव करता है. और तभी जैसे ही यहाँ पे ये लगा, ठीक है, एसिटाइलकोलिन जैसे ही एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर में लगा ये चैनल स्टार्ट हो गया सोडियम का, ठीक है. कैल्शियम चैनल पे आते हैं. इन द मसल सेल्स अंडर एप्रोप्रिएट स्टिमुली कैल्शियम चैनल्स आर ओपन. तो कब, जब एक पर्टिकुलर स्टिमुली, जैसे सारा चैनल हमारा स्टिमुली पे ही काम करता है ज्यादा. इन द साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन लीडिंग टू एन एलिवेटेड कैल्शियम लेवल इन द साइटोसोल, जिसके वजह से कैल्शियम लेवल राइज हो जाता है सेल के अंदर. Calcium channel blockers are therefore widely used in the management of hypertension. इस समय टेंशन, हाई प्रेशर वाला प्रॉब्लम होता है तो उसमें हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस हमारा कैल्शियम चैनल ऑन होता है, क्योंकि हम लोग हमेशा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में रहते हैं. तो उस चीज़ को ब्लॉक करने के लिए हम लोग इस पे टारगेट करते हैं, इसको रोकते हैं कैल्शियम चैनल को, उसको ब्लॉक करते हैं कि ज़्यादा ट्रांसपोर्ट ना हो, ठीक है, और ज़्यादा हाइपरटेंशन का कंडीशन थोड़ा कम हो जाए. एमेलोजेलिन में आते हैं. प्रोटीन प्रेजेंट इन एनिमल ऑफ द टीथ हैज हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू ऑन द आउटसाइड. तो ये एनिमल, टीथ का एनिमल में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है. 27 अमाइनो एसिड से बना हुआ है ये. फंक्शनल कैल्शियम चैनल, इसका भी वर्क क्या है, कैल्शियम चैनल की तरह से वर्क है. फॉस्फोरिलेशन ऑफ सेरीन रेसिड्यू ऑफ द प्रोटीन ओपन्स द कैल्शियम चैनल. तो यहाँ पे चैनल कैसे स्टार्ट हुआ, सेरीन रेसिड्यू मैंने आपको बताया था कि जो सेरीन पार्ट होता है, सेरीन, थ्रियोनीन एंड टायरोसिन, मैंने आपको मेम्ब्रेन के क्लास में बताया था कि थ्रियोनीन रेसिड्यू, ठीक है, और सेरीन रेसिड्यू और टायरोसिन, ये तीन, सेरीन, टायरोसिन, थ्रियोनीन, ये तीनों में हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप ओपन होता है, ठीक है, जिसके वजह से फॉस्फोरिलेशन पॉसिबल है. फॉस्फोरिलेशन क्या करता है, किसी चीज़ को एक्टिवेट करता है. पिछले क्लास में हमने पढ़ा था आरटीकेस, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस. उसमें मैंने आपको बताया था कि थ्रियोनीन की वजह से वहाँ पे फॉस्फेट लग रहा है और वो फॉस्फेट उस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है. तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेरीन रेसिड्यू मेन रोल प्ले कर रहा है. वाई सेरीन मैंने बताया क्योंकि इसके पास OH ग्रुप है. और ये तीनों सेरीन, थ्रियोनीन, टायरोसिन, ये तीनों अमाइनो एसिड्स में OH ग्रुप एक्स्ट्रा होता है जो कि इजी होता है फॉस्फोरिलेशन के लिए, ठीक है. द एमिलोजेनिन is used for the formation of calcium hydroxyapatite crystals. तो उसको बनाने के लिए डेंटल प्रोसीजर में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है. सोडियम चैनल्स, पोटेशियम चैनल, क्लोराइड चैनल, वोल्टेज गेटेड, दोनों वोल्टेज गेटेड है और क्लोराइड चैनल लगते हैं.
तो वोल्टेज गेटेड जो हमारा है चैनल्स आर ओपन बाय मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन। द चैनल इज यूजुअली क्लोज इन द ग्राउंड स्टेट, पहले वो हमेशा क्लोज रहेंगे, ठीक है, जिस तरह डीपोलराइजेशन होगा तब वो ओपन होंगे। द मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज वोल्टेज का डिफरेंस मैंने आपको बताया, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉम्पोजिशन था, मैंने आपको बताया कि बाहर में पॉजिटिव है, ठीक है। हो सकता, देखिए ऐसा होता है कि पॉजिटिव का अमाउंट कम हो गया, नेगेटिव का ज़्यादा हो गया, तो उस केस में हमारा मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज हो जाएगा, जिसकी वजह से चैनल खुल जाएगा, ठीक है। लास्टिंग लेस देन 25 मिली सेकेंड्स, सोचिए 1 सेकेंड में 25 मिली सेकेंड्स के लिए जैसे ये ओपन होता है, तुरंत जो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रोलाइट्स उसका एंट्री होगा तुरंत ये क्लोज हो जाएगा। In voltage gated channel, the channels open or close in response to the changes in the membrane potential. मैंने अभी जस्ट बताया membrane potential क्या है, वही पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन, जरा सा membrane potential में चेंजेस होता है तो ये चैनल्स खुल जाते हैं। voltage gated channel जो कि सोडियम चैनल का एग्जांपल है, and voltage gated potassium channels are the common example, ठीक है। These are seen in nerve cell and are involved in the conduction of nerve impulses, तो इसका बहुत ज़्यादा ब्रेन में इंपॉर्टेंस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये पार्ट है। आयन चैनल अलाउ पासेज ऑफ मॉलिक्यूल इन अकॉर्डेंस विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो यहाँ पर जो है ये मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन में नहीं उसको फॉलो नहीं करता है, ये कंसंट्रेशन को फॉलो करता है। आयन पंप्स कैन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल अगेंस्ट द ग्रेडियंट, आयन पंप्स क्या करेंगे, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से भी वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। Ionophore is a molecule that reversely binds ion, ठीक है, ये रिवर्सली उल्टा उससे बाइंड करता है जो कि वापस आ सकता है। Many ionophores are lipid soluble entities that transport ions across a cell membrane. They are membrane shuttle for specific ion. They transport antibiotics, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज है एंटीबायोटिक्स में और एंटीबायोटिक्स का डिलीवरी में, ठीक है। Ionophore increase the permeability of membrane to ion by acting as a channel formers. There are two types, ये दो तरह के होते हैं। The two types of ionophores are varenomycin and ग्रेमिडीन, वो एक्चुअली इसको कैरी करता है, मोबाइल आयन कैरियर है ये, ठीक है, चैनल फॉर्मर्स है, आयन कैरियर्स है वेरेनोमाइसिन और चैनल फॉर्मर्स है ग्रेमिडीन। क्लिनिकल एप्लीकेशन सोडियम चैनल का क्या है, जैसे मैंने आपको बताया सोडियम चैनल अगर नहीं रहेगा तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स सही से मूवमेंट नहीं कर पाएगा, मिनरल्स हमें बहुत ज़रूरत होता है, सबसे इम्पोर्टेंट तो आप जान ही रहे हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, इसके अलावा भी है मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, ठीक है, ये सब का भी बहुत ज़रूरत पड़ता है, तो वो ये ऑन करके सोडियम को, क्योंकि सोडियम जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल में सबसे बड़ा पार्ट लेता है, इसलिए सोडियम चैनल का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अगर उसमें प्रॉब्लम होती है तो लिटिल डिजीज होता है जो मैंने आपको बताया था, सोडियम चैनल के उसका जो जीन है उसका म्यूटेशन की वजह से ये होता है, ठीक है। पोटेशियम चैनल म्यूटेशन, अगर पोटेशियम चैनल का म्यूटेशन हो गया तो कौन सा डिजीज होगा, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम लीड्स टू एन इनहेरिटेड कार्डियक अरिथमिया, तो इससे क्या होगा, अगर कोई चैनल कंप्लीट बंद रहा, ब्लॉकेज रहा तो हार्ट का प्रॉब्लम पर्सन को हो सकता है। क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ चैनल कंटिन्यूएशन में देखते हैं क्लोराइड चैनल, द रोल ऑफ गाबा, गाबा आप जान रहे होंगे ड्रग्स में भी बहुत यूज होता है, बहुत वाइडली यूज है ये ड्रग्स, मतलब थेरेप्यूटिक ड्रग्स है ये गाबा। And glycine as inhibitory neurotransmitter is attributed to their ability to open the chloride channel at the postsynaptic membrane. Chloride channel मैंने जस्ट आपको बताया, ये इसका भी रोल है नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट कराने के लिए प्रीसिनेप्टिक पोस्टसिनेप्टिक इवेंट्स में। Cystic fibrosis, it is due to the certain mutation in C and TR genes. Cystic fibrosis transmembrane regulator protein, which is a chloride transporter. देखिए सिस्टिक फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा सुने होंगे आप ये बीमारी, ठीक है, ये स्पेशली क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है क्लोराइड ट्रांसपोर्टर म्यूटेट हो जाता है, सही से वर्क नहीं कर पाता। रेटिना, द एक्साइटेशन ऑफ रेटिनल रॉड्स बाय अ फोटोन इज बाय क्लोजिंग ऑफ कैटायन
specific channel resulting in hyperpolarization of the rod cell membrane. हुआ क्या, हाइपरपोलराइजेशन का मतलब क्या है, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये फ्लक्चुएट हो गया, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव का, जिसके वजह से क्या हुआ, रेटिना हमारा खराब हो जाता है एज के साथ, ठीक है। द लाइट इंड्यूस्ड हाइपरपोलराइजेशन इज द मेजर इवेंट इन विजुअल एक्साइटेशन। तो हम लोग एक्चुअली जब हम लोग आईज में अगर एक लैम्प जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, तो आप देखते होंगे हमारा पोलराइज होता है लेंस, तो वो क्या है, वो स्टिमुली पे वो एक्ट करता है। लेकिन जो अगर हम लोग इंटरनल देखें तो इंटरनल में याद रखें कि ये फोटोन तो है ही, फोटोन ही यहाँ पे स्टिमुलस है और वही चैनल्स को ट्रिगर करता है ओपन होने के लिए। प्रॉब्लम क्या है, हाइपरपोलराइजेशन होने की वजह से हमारा रेटिना खराब हो सकता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे आते हैं, आप जानते हैं एनर्जी चाहिए, यूनिडायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन पे जाएगा, रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड इंटीग्रल प्रोटीन कॉल्ड ट्रांसपोर्टर्स। ट्रांसपोर्टर का जरूरत पड़ता है हमें, गेट्स का जरूरत पड़ता है, ठीक है। सैचुरेटेड एट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूट्स, तो कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पे मैटर करता है। जैसे आयंस था वोल्टेज रिलेटेड था, जैसे आयंस पोलराइजेशन की वजह से हो रहा था, और यहाँ पे भी पोलराइजेशन भी होगा और कॉन्सेंट्रेशन भी होगा। ससेप्टेबल टू इनहिबिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी चैनल स्टार्ट हुआ है उसको इनहिबिट भी होना होगा, या फिर अगर मान लीजिए कोई प्रोसेस चल रहा है उसको इनहिबिट करने के लिए ऐसा हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए एक प्रोसेस शुरू किया गया था, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू किया गया था सिग्नलिंग के द्वारा, लेकिन अब वो बंद ही नहीं हो रहा है, तो तब एक्टिव ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया जाता है जल्दी से उसको बंद करने के लिए, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको अच्छे एग्जाम्पल समझाती हूँ। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है कि आपने ये फॉर्म भरा और आप वेट कर रहे हो, जो नॉर्मल प्रोसेस है उसका आप वेट कर रहे हो कि चलो नॉर्मल प्रोसेस से आपको रिजल्ट मिलेगा। और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे आप घूस देते हो, आप पैसा लगाते हो, आप पैसा खर्चा करते हो, फिर मेहनत करते हो, तो आपका काम जल्दी होता है, तो ये इसलिए फास्ट काम करता है, ठीक है। और ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो नहीं करता, जो मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पे क्या है, रूल्स जो है वो उसको फॉलो नहीं करेगा। जो रूल हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट फॉलो करता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट फॉलो नहीं करेगा, मतलब वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाके एटीपी का जरूरत से, और वो इंस्टेंट काम करेगा, आपका काम जल्दी होगा, है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एटीपी का होता है यहाँ पे, ठीक है, तभी हमारा ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है। और ट्रांसपोर्ट याद रखिएगा यूनिडायरेक्शनल है। सोडियम पंप इसका एग्जांपल है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेल हैज लो इंट्रासेलुलर सोडियम एंड हाई पोटेशियम मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम एक्टिवेटेड एटीपीएस और सोडियम पंप। एटीपीएस एंजाइम जो कन्वर्ट करता है एटीपी को एडीपी और पीआई में, उसका यहाँ पे जरूरत पड़ता है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी एंड सोडियम इनसाइड एंड पोटेशियम आउटसाइड। तो जो सोडियम जो है वो इनसाइड में बाइंड करेगा और पोटेशियम आउटसाइड में बाइंड करेगा, और मतलब इसके एटीपी का जो प्रॉपर साइट है, इनसाइड अगर अंदर सेल के अंदर देखें तो सोडियम है और बाहर में पोटेशियम है, उससे बाइंड करके इस चैनल को एक्टिवेट करेगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1 ATP लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ 3 सोडियम एंड इनफ्लक्स ऑफ 2 पोटेशियम। याद रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एटीपी जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो आपको 3Na आपका बाहर जाएगा और इनफ्लक्स क्या होगा, पोटेशियम अंदर आएगा। सो दैट सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम binds to pump leading to phosphorylation by ATP and release the Na। सोडियम को वो रिलीज कर देगा। पोटेशियम बाइंडिंग रिमूव्स फॉस्फेट एंड रिवर्ट इट बैक एंड K is replaced। तो अगर ये जस्ट उल्टा हुआ, डीफॉस्फोरिलेशन हुआ, तो K+ बाहर Na+ अंदर, तो इस तरह से ये वाइस वर्सा चलता है। Ion transport and ATP hydrolysis are tightly coupled. Digoxin and OA-base inhibit pump। तो यहाँ पे ड्रग्स भी दिया गया है जिससे हम इसको सोडियम पोटेशियम पंप को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हो। फर्स्ट यहाँ पे आप देखो कि इस तरह से मैंने आपको बताया था कैरियर मॉलिक्यूल, ये एंट्री करवाता है एक टाइम में 3
3 हमारा सोडियम बाहर जाएगा, ये अटैच हुआ है इससे, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम को बाहर से अंदर आने वाला है, तो ये देखिए बाहर चला गया, जैसे ही ये खुला आके यहाँ पे पोटेशियम आ गया, पोटेशियम एंट्री कर गया, सोडियम 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर विद द हेल्प ऑफ 1 ATP। क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, तो मैंने आपको बताया डायरोसिन जो है इसको इनहिबिट करता है। अगर मान लीजिए गलती से हमारे बॉडी में ये सोडियम पोटेशियम पंप ऑन रह गया तो ये ड्रग से ये इनहिबिट हो सकता है। इनहिबिशन ऑफ पंप लीड्स टू इंक्रीज इन एन+। अगर इसको हम बंद करेंगे तो N+ ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा सेल के अंदर। लेवल इनसाइड द सेल एंड एक्सक्लूशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द मायोकार्डियल सेल। This would enhance the contractility of the cardiac muscle and so improve the function of heart। तो इस तरह से हम लोग हार्ट के पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, पंप्स को समझ के। सब कुछ साइंस है कि नहीं? These drugs are not in common use now. Calcium channel blocker and potassium channel openers are now widely used in treatment of cardiac dysfunction। तो अब हम लोग क्या यूज करते हैं इस ड्रग्स के अलावा? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, पोटेशियम चैनल्स के बहुत सारे ड्रग्स है। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिस्ट भेज दूँगी, ठीक है। अब वो यूज होता है कैल्शियम पंप। An ATP dependent calcium pump also functions to regulate muscle contraction। ये मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करता है कैल्शियम पंप। A specialized nervous system called sarcoplasmic reticulum found in skeletal muscle which regulate the calcium concentration around the muscle fiber। ठीक है, तो यहाँ पे रोल है कैल्शियम का जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। In resting muscle the contraction of calcium 2+ around muscle fiber is low। resting में इसमें हम लोग मतलब हमारा मसल कुछ वर्क नहीं कर रहा है तो जो कैल्शियम 2+ है वो हमारे लिए कम होगा। बट स्टिमुलेशन बाय अ नर्व इंपल्स रिजल्ट इन सडन रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम प्लस। अचानक से अगर हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने लगते हैं तो हमारा कैल्शियम आयन लेवल बढ़ जाता है। दिस वुड ट्रिगर मसल कॉन्ट्रैक्शन। फॉर ईच ATP हाइड्रोलाइसिस 2 कैल्शियम आयंस आर ट्रांसपोर्टेड। ये आपको याद रखना होगा, एक ATP हाइड्रोलाइज होगा तो 2 कैल्शियम चैनल का ट्रांसपोर्ट होगा। यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट मैंने आपको पहले भी बताया है, देख लीजिए यही है वो डायग्राम। यूनिपोर्ट जो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर बाहर जा सकता है या फिर अंदर आ सकता है, बट एक टाइम में एक ही होगा। सिम्पोर्ट सेम टाइम में 2 मॉलिक्यूल तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंटीपोर्ट सेम टाइम में 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल, एक बाहर जा रहा है एक अंदर आ रहा है। यहाँ पे मैंने कंप्लीट ट्रांसपोर्ट का आपको फ्रेमवर्क दे दिया है। सिंपल डिफ्यूजन कैरियर्स में नो होता है, अगेंस्ट ग्रेडियंट नो, एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं, एग्जाम्पल वाटर। फैसिलिटी डिफ्यूजन कैरियर रिक्वायर्ड, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं जाता है, एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड है। ग्लूकोज टू RBC ये इसका एग्जाम्पल है। प्राइमरी एक्टिव में कैरियर अगेंस्ट ग्रेडियंट जाता है क्योंकि एक्टिव है, और डायरेक्टली यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, सोडियम पंप इसका एग्जाम्पल है। सेकेंडरी एक्टिव में यस कैरियर होना चाहिए, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है, इनडायरेक्ट है, और ग्लूकोज टू इंटेस्टाइन जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है, ग्लूकोज को इंटेस्टाइन वॉल से भेजना। आयन चैनल्स कैरियर रिक्वायर्ड है, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है, रिक्वायर्ड एनर्जी नो, सोडियम चैनल्स। कंप्लीट यहाँ पे मैंने आपको समझ दिया हुआ है, आप देखो सिंपल डिफ्यूजन है, आयन और वाटर चैनल है जो कि ओपन है, ठीक है। गेटेड आयन चैनल जो कि गेटेड है, गेट है, इसमें जब तक उसमें पोलराइजेशन नहीं होगा तब तक ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। यूनिपोर्ट मैंने बता दिया आपको, सिम्पोर्ट बता दिया, एंटीपोर्ट बता दिया, और ATP कवर्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बता दिया। जब तक ATP खर्च नहीं होगा ये चैनल ओपन नहीं होगा। यहाँ पे डिजीजेस है जो इस सबसे एसोसिएटेड है, एक कंप्लीट समरी है यहाँ पर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हर्टनफ्स डिजीज जो है, ठीक है, ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन इसका ट्रांसपोर्ट की वजह से ये प्रॉब्लम होती है।
सिस्टीनूरिया जो है सिस्टीन और सिस्टीन की वजह से होता है, सिस्टाइन और सिस्टीन। विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकेट्स जो होता है वो फॉस्फेट ट्रांसपोर्ट में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। फेमिलियर हाइपरकोलेस्टेरोलिया एलडीएल पार्टिकल की वजह से होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्लोराइड आयंस की वजह से होता है। विल्सन डिजीज कॉपर के लिए और कॉपर के ब्लॉकेज की वजह से। कॉन्जेनाइटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम पोटेशियम की वजह से। यहाँ पे कंप्लीट डिफेक्ट बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ डिफेक्ट है। बाकी आप जानते हैं एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस, मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे देती हूँ। एंट्री ऑफ समथिंग विद द हेल्प ऑफ वेसिकल, ठीक है, यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही वेसिकल की तरह एक्ट करता है और वो एंट्री को हम लोग एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सोसाइटोसिस कुछ इस पार्टिकल जिससे हमारे अंदर प्रोटीन्स बनता है, प्रोटीन्स एंजाइम की तरह बनता है, हार्मोन्स की तरह बनता है, वो इधर से फंक्शन होके वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस। फिर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस जो मैंने आपको पहले क्लास में बताया है, फैगोसोम या फिर स्यूडोपोडिया बनाकर इस तरह से इंगल्फ करना, ठीक है, ये हो गया फैगोसाइटोसिस जो ज़्यादातर हमारे अंदर डब्ल्यूबीसीज मैक्रोफाज सेल्स ये सब करते हैं और इस तरह से फैगोसोम बनाते हैं, ठीक है। पिनोसाइटोसिस जस्ट सेलुलर ड्रिंकिंग कहते हैं उसको कि वाटर कंटेंट के साथ वो अंदर वेसिकल में आ जाता है। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस जो कि ज़्यादातर फॉलो किया जाता है वायरसेस के द्वारा, ठीक है। वायरसेस क्या करते हैं, रिसेप्टर्स को मिमिक करते हैं, डायरेक्टली जाके हमारे सेल का जो सरफेस रिसेप्टर है उससे अटैच होते हैं और इसको इनरेजिनेट करके एंट्री कर जाते हैं। तो ये है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस जिसमें ये जो वायरस है जो भी पार्टिकल है रिसेप्टर का हेल्प लेता है एंट्री करने के लिए, सो इसलिए इसको कहते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मैंने आपको बता दिया, सेलुलर ड्रिंकिंग, एग्जाम्पल इसका है एलडीएल रिसेप्टर, अपटेक ऑफ वायरस। फैगोसाइटोसिस मैंने आपको बता दिया ये हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, डब्ल्यूबीसीज का पार्ट है, लीड टू रेस्पिरेटरी बर्स्ट। यहाँ पे कुछ एबीसी प्रोटीन्स हैं, एबीसी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के पार्ट हैं, ठीक है, फंक्शनल मोड ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम सेल्स टू एचडीएल, रिलेटेड डिजीज डिफिशिएंसी कॉज टेलियर डिजीज। अगर ABCB4 प्रोटीन में डिफेक्ट है तो P ग्लाइकोप्रोटीन एक्सक्लूडिंग ड्रग्स फ्रॉम सेल्स, तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है हमारे सेल से बाहर चला जाएगा, जिसके वजह से हमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएगा। ABCC2 MRP2 मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस एसोसिएटेड प्रोटीन 2, ठीक है, ये इसके वजह से होगा ड्यूबी जॉनसन डिजीज। ATP7A कॉपर ट्रांसपोर्टिंग ATPase मेनिके किंकी हेयर सिंड्रोम। ATP7B में अगर डिफेक्ट होगा तो कॉपर ट्रांसपोर्टिंग ATPase इफेक्ट होगा उससे, ठीक है, इसका मेन फंक्शन यही है। और प्रॉब्लम कहाँ हो, अगर इसमें डिफेक्ट होगा तो विल्सन डिजीज होगा। CFTR क्लोराइड चैनल प्रोटीन सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। बल्कि यहाँ पे जो भी है ये सब आपको मेडिकल लाइन में ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू। अगर हमारा मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और आप अगर यहाँ पे क्लास करना चाहते हैं ऑफलाइन क्लास तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे क्लासेस चालू हैं, आप आके एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।